नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10वीं की जो लोकभारती की किताब है उस किताब में से दूसरी इकाई और उस दूसरी इकाई का चौथा पाठ छापा, इस पाठ का अभ्यास करेंगे। यह एक काव्य है। प्रस्तुत छापा यह काव्य ओम प्रकाश अर्थात आदित्य जी द्वारा रचित है। तो चलो सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। ओम प्रकाश जी का जन्म 1936 ईस्वी में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 2009 में मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदनाओं के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, ये सारे इनके काव्य संग्रह है। प्रस्तुत यह जो हास्य व्यंगात्मक कविता है, इस कविता में कवि ने यहाँ कहा है कि आयकर विभाग अर्थात जो इनकम टैक्स विभाग होता है, वहां के अधिकारी प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर जो अनधिकृत रूप से अर्थात गलत तरीके से धन प्राप्त किया जाता है, इसका पता लगाते हैं और फिर अधिकार में लेने के लिए उस पर छापा मारते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर पर छापा मारने वालों द्वारा छापा मारने के बाद की स्थिति का अत्यंत व्यंग्यात्मक तथा रोचक चित्रण किया है। छापे के दौरान अर्थात ये अधिकारी जब छापा मारते हैं, उस दौरान अधिकारियों को वहां सोना चांदी यह तो कुछ मिलता नहीं है, वह बातें तो बहुत दूर है, परंतु रसोई घर की जो पीपियां है, उन पीपियों में पेट भरने के लिए जो जरूरी सामान होता है वह भी नहीं मिलता है। कवि ने कविता के माध्यम से छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली और आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया है। इसके साथ ही कवि ने व्यवस्था से एक ज्वलंत प्रश्न पूछा है, जबकि और वह प्रश्न है कि अनधिकृत रूप से जो अर्जित धन अपने अधिकार में कर लेते हैं आप लोग, तो अधिकृत रूप से अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते हैं अर्थात जो प्रामाणिक रूप से कमाते हैं, लेकिन उस प्रामाणिकता के कारण कुछ लोगों का पेट नहीं भरता है, तो उनकी सहायता के लिए आप कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं। इसी प्रश्न को लेकर प्रस्तुत जो पाठ है, पद्य पाठ, वह रचा गया है। अत्यंत सुंदर पद्य है, लेकिन पद्य को देखने से पहले हम कुछ नए शब्द हैं उनको देखेंगे। रोष, रोष का अर्थ है गुस्सा। अर्जित यानी कमाया हुआ। अर्थ का अर्थ है पैसा या धन। कनस्तर का अर्थ है टीन का पीपा। तख्त का अर्थ है लकड़ी की बड़ी चौकी। तो चलो बच्चों, कविता को हम लोग देखेंगे। कविता बहुत बड़ी है, इसलिए 3 स्लाइड में इसे बनाया गया है। देखो, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रातों से नहीं सोया हूं। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। वे झुलझा कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित धन चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला
मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं? मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। इस तरह से अत्यंत सुंदर सीधे सादे शब्दों में कवि ने यहाँ हमारी जो व्यवस्था है उस पर व्यंग कसा है। देखो, यहाँ कवि कहते हैं कि मेरे घर पर क्या हुआ है? छापा पड़ा है, आयकर विभाग का छापा पड़ा है। छापा कैसा है? कोई छोटा मोटा नहीं है, तो वह बहुत बड़ा छापा है। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे मेरे घर में घुस गए और पूछने लगे, क्या पूछने लगे? सोना कहाँ रखा है? अब उन्हें मैंने जवाब दिया, सोना तो मेरी आंखों में है, क्योंकि कई रातों से मैं सोया नहीं हूं। अधिकारियों को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हुए पूछते हैं, स्वर्ण दो, स्वर्ण। लेखक स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखेर दिया है, उसे वे उन्हें कैसे सौंप दे? फिर अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाकर बोलते हैं, तुम हमारी बात समझते क्यों नहीं हो? हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए। हमें तुम्हारा क्या चाहिए? वह अर्थ चाहिए, और वह अर्थ जिसे तुमने अनधिकृत रूप से अर्जित किया है। कवि अधिकारियों के अर्थ अर्थात धन शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? कि कवि कहते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में मिलेगा आपको। फिर अधिकारी कवि से छुपा कर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट यानी रुपए कहाँ है? क्या पूछते हैं? कि रुपए अर्थात नोट कहाँ है? तो यह जो कवि है यह कहते हैं, नोट का संबंध कवि अपने विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करते हैं।
अब अधिकारी और गरजते हुए कहते हैं, हमारा कहने का मतलब आपकी मुद्रा। अब यहाँ मुद्रा का अर्थ है पैसे या सिक्के। कभी इसका अर्थ अपनी मुख की मुद्रा से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं, मुद्राएं मुद्राएं तो मेरे मुख पर देख लीजिए। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगते हैं। फिर वे उनके शयन कक्ष अर्थात सोने के कमरे में घुस जाते हैं और उनके फटे तकिए की रुई को नोचने लगते हैं, क्योंकि अधिकारियों को लगता है कि उस तकिए में शायद पैसे कवि ने छुपा कर रखे होंगे। कवि कहते हैं उन अधिकारियों से कि उनकी टूटी हुई अलमारी भी वे अधिकारी खोलते हैं, उनकी रसोई में खाली पड़े पीपों को भी टटोलते हैं, देखते हैं, बच्चों का गुल्लक भी खोल खोल कर देखते हैं, पर अधिकारियों को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। फिर मिलता क्या है? तो सिर्फ एक ही तत्व। क्या? सब कुछ खाली। अब कवि आगे कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तर और पानी रखने के लिए जो मटके थे उन्हें भी टटोल कर देखा, पर वहां भी उन्हें सब कुछ खाली मिला, कुछ भी नहीं मिला। वे कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा कि उनका ख्याल हुआ और खिला हुआ जो चेहरा था उनका वह सारा मुरझा जाता है, क्योंकि वे क्या सोच कर आए थे कि छापे में कई सारा धन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो उन्हें कुछ मिलता नहीं है। इसलिए उन अधिकारियों के खिले हुए सारे चेहरे मुरझा जाते हैं। अब अधिकारियों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह सारा आया हुआ गुस्सा शांत हो जाता है। उनके मन में कवि के प्रति दया भाव आ जाते हैं। कवि से उन्हें क्षमा मांगते हैं वे लोग और बताते हैं कि किसी ने हमें गलत सूचना दी थी और इसलिए वे यहाँ पर आ गए थे। वे अपना शर्म के मारे सिर झुकाते हैं। उन्हें बहुत परेशानी या पछतावा आता है और वहां से वे वापस जाने लगते हैं। तब लेखक कवि क्या करते हैं देखो, तो कवि उनसे रोक कर कहते हैं कि रुकिए, जरा ठहरिए, आप मेरी भी एक बात सुनकर जाइए। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप क्या करते? उस धन को आप लेकर जाते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है, ऐसी मेरी स्थिति, मेरी हालत बहुत बुरी है और इस हालत में आप मुझे कुछ देकर जाइए, अर्थात मुझे कुछ धन देकर जाइए। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग होते हैं, सोफे होते हैं, उन्हें आप लोग निकलवा कर ले जाते हो, ठीक है, वह निकलवाना भी चाहिए, अर्थात वह आपका काम ही है। पर जिनके घर में टूटी हुई कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त अर्थात लकड़ी का एक चौखट भी आपको उन्हें देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह से प्रस्तुत काव्य छापा द्वारा कवि ने वास्तविकता का बड़ा ही व्यंग्यात्मक ढंग से वर्णन किया है। बच्चों, यहाँ पर छापा यह हमारा काव्य समाप्त हुआ। अब आपके लिए गृह कार्य है कि प्रस्तुत छापा काव्य के जो कवि है ओम प्रकाश जी अर्थात आदित्य जी का परिचय लिखना है, उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखने हैं तथा प्रस्तुत पद्य संबंधी बातें और नए शब्दों का अर्थ लिखना है। धन्यवाद।